गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की कथित तौर पर मौत हो गई है। जैश आतंकी अजीज को सोमवार को पाकिस्तान के भावलपुर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने अजीज की मौत की बात कही है। अजीज को उसके पैतृक गांव नूर अशरफवाला में दफनाया जाएगा। अजीज की मौत की कैसे हुई है, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। हार्ट अटैक से उसकी मौत होने का दावा किया जा रहा है। अजीज को उसके भारत विरोध के लिए जाना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसने जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अजीज की मौत को स्वीकार नहीं किया है। मौलाना अब्दुल अजीज ने पिछले महीने भारत को धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थी। उसने भारत पर हमला करते हुए देश को कई क्षेत्रों में विभाजित करने की धमकी दी थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन शहरों में हमले किए थे उनमें भावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस भी था। ऐसे में अजीज ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ था। अब्दुल अजीज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भक्कर जिले के अफसरवाला का रहने वाला था और लंबे समय से जैश के साथ जुड़ा था। गुट के शीर्ष आतंकियों में शामिल था। उसे भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का मास्टरमाइंड माना जाता है। मौलाना अजीज की मौत को जैश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया, सेना और सरकार में उसकी मौत को लेकर चुप्पी है। आइए हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारत के हमले के बारे में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि भारत ने पहले जितना बताया था पाकिस्तान में उससे कई ज़्यादा अंदर तक हमला किया गया है। पाकिस्तान के आधिकारिक वजह से इसकी जानकारी मिलती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर डोजियर जारी किया है, जिसमें कहा गया कि भारत ने अपने सैन्य बलों की तरफ से बताए गए ठिकानों से कम 8 ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। इस डोजियर ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घबराए पाकिस्तान ने क्यों भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम के लिए क्यों गिड़गिड़ाया था। पाकिस्तानी डोजियर में दिए गए नक्शे में पेशावर, झंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, भावलनगर, अटक और चोर पर हमले दिखाए गए हैं। ध्यान देने की बात है कि पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वायुसेना या सैन्य संचालक महानिदेशक डीजीएमओ ने जिन ठिकानों पर हमले की जानकारी दी थी उनमें इन जगहों का नाम नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले में 26 मासूम नागरिकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद दोनों तरफ से सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए थे, जो 10 मई को दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले न करने की सहमति के साथ खत्म हुए थे। भारतीय हमले ने पाकिस्तान के चकलाला, मुरीद, सरगोदा समेत 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। मैक्सर टेक्नोलॉजी से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमलों से हुए नुकसान का खुलासा किया था। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हमले के तहत भावलपुर में जैश ए मोहम्मद मुख्यालय और मुरीद के में लश्कर तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र समेत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भावलपुर और मुरीद की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अन्य ठिकानों में मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, चकसवरी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट, पशरूर, सरगोदा, सुक्कू, चुनियन, कारू, बुलारी और जकोबाबाद एयरबेस शामिल हैं। भारी नुकसान से घबराए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसके बाद तनाव खत्म हुआ। आइए हम बात करें नेपाल की। भारत का पड़ोसी देश नेपाल आज एक गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा की गिरफ्तारी और राजा आओ देश बचाओ के नारों ने एक बार फिर राजशाही बनाम लोकतंत्र की बहस को जन्म दे दिया है। साल 2008 में राजशाही के उन्मूलन के बाद से नेपाल ने कई संवैधानिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मंदी का सामना किया है। ऐसे में नेपाल में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या देश के संवैधानिक राजशाही वर्तमान लोकतांत्रिक गणतंत्र से बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए समझते हैं। नेपाल में राजशाही की परंपरा 240 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में नेपाल का एकीकरण किया और 4 वर्ण 36 जात एक सूत्री का सिद्धांत दिया। उनके उत्तराधिकारियों ने नेपाल को ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र रखा। 20वीं सदी में राजा त्रिभुवन ने 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत की, जबकि राजा महेंद्र ने 1962 के संविधान के तहत पंचायत व्यवस्था लागू की। साल 2001 के राज परिवार हत्याकांड और 2006 के जन आंदोलन 2008 में राजशाही के उन्मूलन तक नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र के बीच तनाव बना रहा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि साल 1990 से 2001 तक का काल संवैधानिक राजशाही का सफल उदाहरण रहा, जब राजा वीरेंद्र राष्ट्र प्रमुख थे और चुनी हुई सरकारें शासन चलाती थी। नेपाल में वर्तमान जन असंतोष के पीछे साल 2008 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की विफलताएं मुख्य कारण है। पिछले 16 वर्षों में देश ने 10 प्रधानमंत्रियों को देखा है, जो राजनीतिक दलों के बीच लगातार होने वाले संघर्ष और सत्ता के लालच का परिणाम है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन हर बार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे।
माओवादी आंदोलन के चेहरा रहे पुष्प कमल दल प्रचंड ने जनयुद्ध के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आते ही अपने क्रांतिकारी वादों को भूल गए। उनके ही पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने राष्ट्रवादी राग अलापा, लेकिन चीन समर्थन नीतियों से देश को गहरे संकट में डाल दिया। इनके अलावा मधेसी नेताओं जैसे उपेंद्र यादव और महंत ठाकुर भी अपने क्षेत्रीय हितों से ऊपर नहीं उठ सके। राष्ट्रीय जनता पार्टी के कमल थापा जैसे नेताओं ने राजशाही की वापसी का नारा तो दिया, लेकिन वास्तविक विकल्प पेश नहीं कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश मामले राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। आर्थिक मोर्चे पर राजनीतिक दलों की विफलताएं और भी स्पष्ट हैं। युवाओं का बड़ा पैमाने पर विदेश पलायन और बेरोजगारी की उच्च दर सीधे तौर पर राजनीतिक दलों की नीतिगत विफलताओं का परिणाम है। सांस्कृतिक पहचान के संकट से ने इस असंतोष को और गहरा किया है। जहाँ हिंदू राष्ट्र की समाप्ति को बड़े वर्ग द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा थोपा गया फैसला माना जाता है। विदेश नीति के मोर्चे पर चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने में असमर्थता भी राजनीतिक दलों की दिशाहीनता को दर्शाती है। राजनीतिक दलों ने संविधान के कार्यान्वयन में पूरी तरह विफलता दिखाई है। संघीय व्यवस्था को लागू करने में हो रही देरी, स्थानीय पत्रकारों को पर्याप्त अधिकार न देना, संवैधानिक संस्थाओं के गठन में राजनीतिक हस्तक्षेप ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। यही कारण है कि आज नेपाल की जनता राजनीतिक दलों से पूरी तरह से निराश हो चुकी है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश कर रही है। राजनीतिक दलों की ये सामूहिक विफलता ही वर्तमान जनाक्रोश का मुख्य कारण है, जो आज सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान में लागू संवैधानिक व्यवस्था को साल 2008 में माओवादी विद्रोह के दबाव में लाया गया। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र वास्तव में नेपाली जनता की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं था। ये परिवर्तन बिना जनमत के केवल सशस्त्र संघर्ष के दबाव में लाया गया। हिंदू राष्ट्र की समाप्ति और राजशाही के उन्मूलन ने नेपाल की सांस्कृतिक पहचान को गहरा आघात पहुंचाया। आज भी नेपाल की बड़ी आबादी इन परिवर्तनों को अपनी परंपराओं पर थोपा गया परिवर्तन मानती है। नेपाल के वर्तमान संकट का समाधान संवैधानिक राजशाही में निहित हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ये व्यवस्था नेपाल की वर्तमान समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। इसके तहत सबसे पहले राजा विभाजनकारी नीतियों राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो कि नेपाल जैसे बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह व्यवस्था हिंदू राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने में सहायक होगी। तीसरा, संवैधानिक राजशाही लगातार बदलती सरकारों के बीच स्थिरता का स्तंभ प्रदान कर सकती है, जिसकी आज नेपाल को सबसे अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार का संतुलित मॉडल नेपाल को वर्तमान राजनीतिक संकट से उबारने में मदद कर सकता है, जहाँ एक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी, दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी। नेपाल आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नेपाल की सरकार को चाहिए कि वो जन असंतोष को दबाने के लिए बजाय संवाद का मार्ग अपनाएं। साल 2008 के बाद का प्रयोग साबित कर चुका है कि बिना ठोस संस्थागत ढांचे के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। राजशाही की वापसी का अर्थ अतीत की निरंकुश व्यवस्था में लौटना नहीं, बल्कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना है जो नेपाल की गौरवशाली परंपरा और आधुनिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बना सके। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.